हम्म, नमस्कार। आज हम यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति के विषय में चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि अमेरिका अ, की स्थिति पूरे विश्व में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए वहाँ के शासन के अध्यक्ष का जो पद है राष्ट्रपति, वो भी बहुत ही महत्व रखता है। और इसलिए भी महत्व रखता है कि वहाँ पर अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था होने के नाते वहाँ का जो राष्ट्रपति का पद है वही औपचारिक प्रधान भी है और वही वास्तविक प्रधान भी है। वहाँ 2 अध्यक्ष वाली व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए राष्ट्रपति का पद बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसके निर्वाचन पद्धति और उसकी शक्तियों की बात करने से पूर्व यह देख लिया जाए कि अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए कौन-कौन सी योग्यताएं आवश्यक हैं। तो सबसे पहला तो वह अमेरिका का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरी बात, 14 वर्ष तक उसका निवास अमेरिका में होना आवश्यक है। और इस संबंध में ये बात स्पष्ट कर दी जानी चाहिए कि ये जो निवास की योग्यता है 14 वर्ष की, ये लगातार 14 वर्ष निवास वाली बात नहीं है। जन्म से लेकर 35 वर्ष की आयु के मध्य कोई भी 14 वर्ष का निवास हो सकता है। मतलब पहले 7 वर्ष रहा हो, बाद में फिर 3 वर्ष कहीं रहा हो, फिर 2 वर्ष वहाँ रहा हो। ऐसे कुल मिलाकर 14 वर्ष तक अमेरिका में निवास होना आवश्यक है। कार्यकाल जो है राष्ट्रपति का वो 4 वर्ष का है और वहाँ पर ये निश्चित ही है कि जो लीप ईयर होता है, जिस साल में फरवरी 29 दिन का होता है, तो उसी साल वहाँ पर अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और इसके बीच में अगर किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या कोई राष्ट्रपति अपना पद छोड़ देता है, किसी कारण से त्यागपत्र दे देता है या महाभियोग के द्वारा उसको हटा लिया जाता है, तो भी बीच में चुनाव नहीं होते और वहाँ पर चुनाव तो 4 वर्ष में ही होते हैं। जो बचा हुआ कार्यकाल है वो उपराष्ट्रपति पूरा करते हैं। अब इस कार्यकाल के विषय में एक और बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि प्रारंभ में जब संविधान बना था, तब तो ये तय नहीं था कि एक राष्ट्रपति कितने बार चुनाव लड़ सकता है। यानी कि वो जितनी बार चाहे उतनी बार चुनाव लड़ सकता था। और सबसे पहले जो राष्ट्रपति थे जॉर्ज वॉशिंगटन, उन्होंने 2 बार चुनाव लड़ा, दोनों बार विजयी हुए। उन्होंने ये परंपरा स्थापित कर दी कि 2 बार से ज़्यादा कोई नहीं खड़ा होगा। वो चाहते तो तीसरी बार भी खड़े हो जाते और जीत भी जाते, इतने पॉपुलर थे वो। तो लेकिन वो तीसरी बार खड़े नहीं हुए। लेकिन इस परंपरा को बाद में आने वाले कुछ राष्ट्रपतियों ने तोड़ दिया और इसमें 2 नाम हैं। एक है थियोडोर रूज़वेल्ट और दूसरे हैं फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट। थियोडोर रूज़वेल्ट भी 3 बार चुन लिए गए थे। फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट जो थे वो तो 3 बार तो पूरा कार्यकाल उन्होंने पूरा भी कर लिया, चौथी बार भी वो खड़े हो गए, चौथी बार भी विजयी हो गए, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई और वो चौथा टर्म नहीं कर पाए। लेकिन उसके बाद अमेरिका में ये बात खूब चर्चा का विषय बन गई कि क्या इस संबंध में कोई नियम बना दिया जाना चाहिए और इसलिए फिर 22वां संविधान संशोधन विधेयक पास हुआ। संविधान संशोधन हो गया 22वां 1952 में और उसके बाद से ये व्यवस्था कर दी गई कि कोई भी राष्ट्रपति 2 कार्यकाल तक ही राष्ट्रपति बन सकता है, यानी मैक्सिमम 8 वर्ष तक बन सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बन सकता। और इस विषय में 2 अ, अपवाद हैं। एक तो ये कि अगर कोई उपराष्ट्रपति बाय चांस राष्ट्रपति बन जाता है, मैंने पहले ही आपको आप लोगों को बताया कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या राष्ट्रपति त्यागपत्र दे देते हैं या उनको हटा दिया जाता है, तीनों स्थितियों में बचा हुआ कार्यकाल उपराष्ट्रपति पूरा करेंगे। तो क्या फिर वो इस 8 वर्ष की अवधि में गिना जाएगा? तो उस विषय में 22वें संविधान संशोधन में यह व्यवस्था की गई है कि मैक्सिमम 10 साल तक ऐसी स्थिति में 10 वर्ष तक कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति रह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो अगर कोई उपराष्ट्रपति स्टार्टिंग में ही राष्ट्रपति बन गया, जैसे ट्रूमैन बन गए थे, तो फिर वो 3 कार्यकाल पूरे नहीं कर सकते। फिर वो तीसरी बार नहीं चुने जाएँगे क्योंकि 4 वर्ष के पहले तो चुनाव होगा नहीं ना, इसलिए। तो
10 वर्ष तक ही कोई राष्ट्रपति रह सकता है ऐसी स्थिति में, और अन्यथा 8 वर्ष तक ही रह सकता है। 2 टर्म ही पूरी कर सकता है। उसके बाद एक बात और है कि अगर कोई संकटकालीन स्थिति हो जाती है और चुनाव नहीं करवाए जा सकते हैं, तो भी राष्ट्रपति जो है वो 8 साल से ज़्यादा समय तक राष्ट्रपति बना रह सकता है। तो ये 22वां संविधान संशोधन जो था, वो इस संबंध में ये प्रावधान करता है। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा की जाए। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रिटेन के लोगों को अपने सम्राट पर जिस तरह से गर्व है, उसी तरह से अमेरिका के लोगों को अपने राष्ट्रपति के निर्वाचन का बहुत इंतजार होता है। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन के विषय में संविधान सभा के समक्ष 2 विकल्प थे। पहला था जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन करवा लिया जाए, जिससे संविधान सभा के सदस्य सहमत नहीं थे, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि राष्ट्रपति का पद जो है वो शोरगुल और कोलाहल से परिपूर्ण हो। तो इसलिए वो नहीं चाहते थे कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाए। दूसरा विकल्प था देश के व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन, कि वहाँ की जो कांग्रेस है वो निर्वाचित कर ले राष्ट्रपति को। लेकिन इस संबंध में भी बहुत सारे संविधान निर्माता जो थे वो सहमत नहीं थे, क्योंकि वो लोग शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत से बहुत अधिक प्रभावित थे, और इसलिए वो ये चाहते थे कि कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन न किया जाए, और अगर कांग्रेस राष्ट्रपति का निर्वाचन कर लेती तो फिर राष्ट्रपति जो है वो कांग्रेस के इशारों पर ही काम करता होता, और ये शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध थी बात। इसलिए इस प्रस्ताव को भी नामंजूर कर दिया गया। और तीसरा जो जो व्यवस्था अभी है, वो व्यवस्था ये है कि जनता एक निर्वाचक मंडल का चुनाव करती है, यानी अप्रत्यक्ष रीति से चुनाव होता है। जनता एक निर्वाचक मंडल का चुनाव करती है, और वो निर्वाचक मंडल फिर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। और इस निर्वाचक मंडल के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? वो सदस्य संख्या उतनी होती है जितनी कि सीनेट और प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की कुल संख्या है। यानी सीनेट की सदस्य संख्या है 100, प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या है 435, और इसके अलावा 3 सदस्य कोलंबिया जिले को दिए गए हैं। कोलंबिया जिला जो कि वॉशिंगटन है, वॉशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, उसका प्रतिनिधि सभा और सेनेट में तो कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, क्योंकि वो जिला है, स्टेट नहीं है। लेकिन एक छोटी से छोटी जो स्टेट होती है, उसको भी 3 सदस्य चुनने का अधिकार होता है, एक प्रतिनिधि सभा में और 2 सीनेट में। तो इसलिए कोलंबिया जिले को ये व्यवस्था, कोलंबिया जिले के लिए व्यवस्था की गई है कि 3 सदस्य वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में चुन करके भेज सकता है। तो इस तरह से राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में 538 सदस्य होते हैं। और यहाँ पर एक चीज की और चर्चा कर ली जाए कि जिस राज्य में सूची पद्धति से चुनाव होता है, तो जिस राज्य में एक दल को 51% से ज्यादा वोट मिल जाते हैं, 51 या उससे ज्यादा वोट मिल जाते हैं, तो उसके सारे के सारे उम्मीदवार निर्वाचक मंडल के लिए विजयी घोषित कर दिए जाते हैं। इसको कहा जाता है विजयी को सभी सीट देने का प्रावधान, विनर टेक्स ऑल। तो ये सारे राज्यों में नहीं है व्यवस्था, कुछ राज्यों में नहीं है, लेकिन अधिकांश राज्यों में है। अब इस चुनाव पद्धति का व्यवहारिक रूप देख लिया जाए, तो व्यवहारिक रूप ये है कि चुनाव पद्धति जो है व्यवहार में राजनीतिक दलों का गठन के कारण इस तरह की हो गई है कि अब वो अप्रत्यक्ष न रह करके प्रत्यक्ष हो गई है। अब इसमें क्या-क्या होता है? जो व्यवहारिक रूप इसका है, उसमें सबसे पहला चरण है उम्मीदवारों का मनोनयन। तो उम्मीदवार का मनोनयन यानी राष्ट्रपति पद के लिए जो व्यक्ति खड़ा होगा, उस उम्मीदवार का पहले दल में मनोनयन होता है, और इसके लिए 1 डेढ़ वर्ष पहले से प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जब चुनाव होना होता है ना लीप ईयर में, उसके 1 साल पहले से।
क्या होता है, स्थानीय स्तर पे दल के सम्मेलन बुलाए जाते हैं, जिसमें ये तय होता है कि जो राष्ट्रीय सम्मेलन होगा अगले वर्ष, उसमें वहाँ उनके कौन-कौन से प्रतिनिधि जाएँगे। उसके बाद में प्रांतीय स्तर पर फिर सम्मेलन होते हैं, उसमें भी ये तय होता है कि राष्ट्रीय सम्मेलन में कौन जाएगा। और फिर लीप ईयर जो होता है उसके जुलाई माह में प्रायः जुलाई या अगस्त माह में ये सम्मेलन आयोजित किया जाता है, राष्ट्रीय सम्मेलन हर दल का। और उसमें ये तय होता है कि राष्ट्रपति के लिए कौन उम्मीदवार बनेगा। और ये जो सम्मेलन होता है उसमें 1500 से 3000 के करीब प्रतिनिधि होते हैं। और उसमें राष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार होते हैं, वो अगर बहुत ज़्यादा हैं, मतलब जैसे समझ लो 100 उम्मीदवार हैं, तो फिर ये देखा जाता है कि 3000 अगर टोटल वोट देने वाले लोग हैं, तो उसमें से 1500 से ज़्यादा का समर्थन जिसको मिल जाए, उसी को उम्मीदवार बनाया जाए। और अगर पहली वोटिंग में ऐसा नहीं हो पाता है, तो फिर से वोटिंग होती है। उस समय क्या किया जाता है, जिसको सबसे कम वोट मिले होते हैं, उसको मैदान से हटा दिया जाता है। और फिर बाकी 99 या 98 जो भी होते हैं, उनके लिए फिर वोटिंग होती है। और इस तरह से तब तक वोटिंग होती है जब तक कि किसी एक सदस्य को आधे से ज़्यादा मत नहीं मिल जाते। तो ये तो उम्मीदवार का मनोनयन हुआ। ऐसा दोनों दलों में होता है, 2 दल हैं वहाँ पर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, तो दोनों के लिए इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। इसी तरह से उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए भी मनोनयन इसी सम्मेलन में हो जाता है। पहले क्या था, वहाँ पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का अलग-अलग निर्वाचन होता था। लेकिन फिर होने ये लगा कि एक दल का राष्ट्रपति हो और दूसरे दल का उपराष्ट्रपति हो, तो कार्य करने में बहुत कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लगी। तो इसलिए 1825 के बाद से ये व्यवस्था कर दी गई कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव एक ही साथ होगा, और एक ही दल का, जिस दल का राष्ट्रपति होगा, उसी दल का उपराष्ट्रपति भी चुना जाएगा। तो उपराष्ट्रपति के पद के लिए भी इसी तरह से मनोनयन होता है। अब दूसरा जो है, वो है चुनाव अभियान, दूसरा चरण। तो एक बार उम्मीदवार तय हो गया कि कौन खड़ा होगा, तो फिर वो चुनाव अभियान चालू कर देता है। और इसमें ये है कि व्यवस्था ये है कि मैक्सिमम एक राष्ट्रपति जो है $30 तक, एक उम्मीदवार जो है $30,000 तक चुनाव में खर्चा कर सकता है। लेकिन इसको अ अपनाया नहीं जाता, बल्कि लाखों करोड़ों डॉलर का खर्चा हो जाता है। और अ, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि अगर कोई ज़्यादा खर्चा कर ले तो उसको दंड दिया जाए या उसके चुनाव को रद्द कर दिया जाए, ऐसी कोई व्यवस्था वहाँ पर नहीं है। अब उसके बाद में है निर्वाचक मंडल का चुनाव। तो निर्वाचक मंडल का जो चुनाव है, वो जो लीप ईयर है उसके नवंबर माह के पहले सोमवार के बाद में आने वाले मंगलवार को होता है। इस बात को आप समझ लीजिएगा कि अगर वैसे तो पहला ही मंगलवार होगा, लेकिन अगर पहली तारीख को ही मंगलवार आ जाता है, तो फिर उस दिन नहीं होता। इसलिए पहले सोमवार के बाद में आने वाले मंगलवार को वहाँ पर निर्वाचक मंडल का चुनाव होता है। हर स्टेट में अ, अलग-अलग चुनाव होता है। और फिर वो सारे जो निर्वाचक मंडल जो विजयी होते हैं, उनका उनके मतों को पेटी में बंद करके, और नहीं, ये निर्वाचक मंडल का जो चुनाव है वो तो उस दिन हो जाता है, लेकिन निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति का चुनाव अगले माह करते हैं। तो निर्वाचक मंडल जो है, वो राष्ट्रपति का चुनाव दिसंबर माह के दूसरे सोमवार के बाद में आने वाले बुधवार को करता है। दिसंबर माह के दूसरे सोमवार के बाद में आने वाले जो बुधवार है, उसके दिन, उस दिन वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात आप लोग समझ लीजिए कि जिस दल के लिए निर्वाचक मंडल के सदस्य चुने जाते हैं, उनको उसी दल के लिए वोट करना होता है। कानूनन वो उसके लिए बाध्य नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसके लिए ही वोट करते हैं। और इसलिए नवंबर में जब निर्वाचक मंडल का चुनाव होता है, तभी ये पता चल जाता है कि कौन राष्ट्रपति होगा। लेकिन औपचारिक रूप से ये काम दिसंबर माह के
अ, दूसरे सोमवार के बाद में आने वाले बुधवार को ही होता है। उसके बाद यदि किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, स्पष्ट बहुमत का मतलब कि जो 538 है ना, उसका आधा होता है 269, 269, उसमें 1 और जोड़ दीजिए, 270 मत प्राप्त होना आवश्यक है किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लिए। तो यदि इतने मत किसी भी राष्ट्रपति को नहीं मिल पा रहे, किसी भी उम्मीदवार को नहीं मिल पा रहे हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होता है? तो ऐसी स्थिति में एक व्यवस्था है, ऐसा 2 बार ऐसा हो चुका है। अ, वहाँ पर वहाँ की जो प्रतिनिधि सभा है, उनकी जो प्रथम सदन है ना, निम्न सदन और प्रथम सदन, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, वो फिर राष्ट्रपति का चुनाव करती है। और अगर उपराष्ट्रपति के लिए भी ऐसा हो, तो फिर सीनेट जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। और ऐसे में एक स्टेट का वोट एक गिना जाता है। सीनेट में हर स्टेट के 2 सदस्य होते हैं, लेकिन दोनों मिलकर के डिसाइड करेंगे कि किसको उपराष्ट्रपति चुनना है। और इसी तरह से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में तो जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व होता है। तो वो सारे जो लोग हैं, जैसे कैलिफोर्निया से अगर ज़्यादा लोग चुने जा रहे हैं, तो 53 समथिंग, तो वो 53 मिल करके डिसाइड करेंगे कि किसको वो राष्ट्रपति के लिए चुनेंगे, और उस स्टेट का एक ही वोट गिना जाएगा। और अगर अलास्का से एक ही सदस्य है, तो वो खुद ही डिसाइड कर लेगा कि उसको किसके पक्ष में वोट देना है। यानी छोटे-छोटे स्टेट और बड़े स्टेट में कोई अंतर नहीं, सभी का मत समान होता है, एक मत गिना जाता है। अब राष्ट्रपति द्वारा पद ग्रहण, तो पहले तो राष्ट्रपति जो थे वो 3-4 माह बाद पद ग्रहण करते थे, मार्च माह में पद ग्रहण करते थे, लेकिन अब ये व्यवस्था कर दी गई है कि 20 जनवरी को वो अपना पद ग्रहण करते हैं। तो अब इस निर्वाचन पद्धति के कुछ दोष भी देख लिए जाए। सबसे पहली बात, निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा दल के आदेश के विरुद्ध मत दिए जाने का प्रश्न है कि कानूनन निर्वाचक मंडल के जो सदस्य हैं, वो बाध्य नहीं है। कहीं भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि वो बाध्य हैं कि अपने दल के उम्मीदवार को ही वोट देंगे, लेकिन वो ऐसा करते हैं और ऐसा करना उचित भी है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते, तो उनको दंड देने की कोई व्यवस्था नहीं है, और वैसे भी उनको कोई घाटा भी नहीं होने वाला, क्योंकि निर्वाचक मंडल का काम ही इतना है कि वो राष्ट्रपति के लिए वोट दे दें, उसके बाद उनका काम खत्म। उसके बाद वो किसी पोस्ट पर रहने वाले नहीं हैं। फिर उनका काम अगले 4 वर्ष बाद, और अगले 4 वर्ष बाद तो दूसरे निर्वाचक मंडल के सदस्य चुने जाएंगे। तो इसलिए वो अगर किसी दूसरे को वोट देते हैं, तो उसमें कोई अ, उनको दंडित नहीं कर सकता। तो अगर वो ऐसा करते हैं, तो फिर जनता के आकांक्षाओं के अनुसार राष्ट्रपति नहीं चुना जाएगा। दूसरी बात, विजयी को सब मत देने का जो नियम है, विनर टेक्स ऑल वाला, वो भी सही नहीं है। क्योंकि उससे जो परिणाम है वो सही सामने नहीं आते हैं। सन 2000 में अल गोर राष्ट्रपति नहीं बन पाए थे, इसी वजह से, क्योंकि जनता का समर्थन तो उनको ज़्यादा मिला था, लेकिन निर्वाचक मंडल के सदस्यों का समर्थन नहीं मिल पाया। अब्राहम लिंकन और वुड्रो विल्सन जैसे राष्ट्रपति भी अ, जनता का समर्थन उतना नहीं जुटा पाए थे। निर्वाचक मंडल के सदस्यों का समर्थन उनको मिल गया था। इसी तरह से 2016 में जब चुनाव हुआ था, तो जो राष्ट्रपति बने थे डोनाल्ड ट्रंप, उनको भी जनता का उतना समर्थन नहीं मिला था, लेकिन निर्वाचक मंडल के सदस्यों का समर्थन मिल गया था। हिलेरी क्लिंटन को जनता का ज़्यादा समर्थन था, फिर भी वो राष्ट्रपति नहीं बन पाई। तो इसके बाद कई बार क्या होता है, क्या अक्सर ये होता है कि घनी आबादी वाले जो राज्य हैं, वहीं से राष्ट्रपति चुने जाते हैं, और ये संघात्मक व्यवस्था की दृष्टि से उचित नहीं है। प्रतिनिधि सभा द्वारा जब राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, अगर कोई भी दल कोई भी उम्मीदवार स्पष्ट बहुमत नहीं जुटा पाता है, तो प्रतिनिधि सभा जब चुनाव करती है, तब तो परिणाम और भी अ, विपरीत आते हैं। जैसे जनता चाहती है उस तरह के नहीं आ पाते हैं। फिर इसके बाद
एक केंद्रीय निर्वाचन आयोग नहीं है वहाँ पर। जैसे भारत में एक केंद्रीय निर्वाचन आयोग है ना, वैसे अमेरिका में नहीं है। तो इसलिए स्टेट्स जो है वो अलग-अलग बैलेट पेपर छपवाती हैं, स्टेट्स के नियम अलग-अलग हैं। किसी स्टेट में तो सारे विनर टेक ऑल वाला नियम है, परंपरा है और किसी स्टेट में नहीं है और इसी तरह से और भी कई असमानताएँ हैं जो कि अ, आलोचना का विषय हैं। फिर समय और धन का बहुत ज़्यादा अपव्यय होता है। मतलब 1 डेढ़ साल पहले से चुनाव प्रक्रिया चालू हो जाती है और उसमें धन भी बहुत पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। और मैंने बताया था आप लोगों को पहले ही कि 30,000 डॉलर का नियम है, लेकिन कोई इसको पालन नहीं करता। फिर जिस तरह से शोरगुल का वातावरण होता है राष्ट्रीय सम्मेलन का, तो उसमें जो योग्य उम्मीदवार हैं, वो सामने नहीं आ पाते हैं। अब राष्ट्रपति की पदच्युति कैसे होती है? तो राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया है और उसमें ये व्यवस्था की गई है कि प्रतिनिधि सभा जो होती है वो महाभियोग के आरोप तैयार करती है और प्रतिनिधि सभा में वो 2 तिहाई बहुमत की आवश्यकता नहीं होती, साधारण बहुमत से भी पास हो सकता है, जैसे कि अभी डोनाल्ड ट्रंप पर लगाया गया था, प्रतिनिधि सभा में पास हो गया था। लेकिन सीनेट उसकी वो करता है जाँच करता है और सीनेट इस समय एक न्यायालय के रूप में काम करता है और उस समय जो उसकी अध्यक्षता है वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है, उपराष्ट्रपति नहीं करता और वहाँ पर ये 2 तिहाई बहुमत से पास होना आवश्यक है, जैसा कि अभी नहीं हो पाया, 10 वोट कम पड़ गए इसलिए डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग साबित नहीं हुआ। इसी तरह से पहले भी बिल क्लिंटन पर भी महाभियोग लगाया गया था, जो कि 1 वोट से वो बच गए थे, महाभियोग सिद्ध नहीं हो पाया था। अब राष्ट्रपति का उत्तराधिकार मतलब राष्ट्रपति जब नहीं रहें या त्यागपत्र दे दें या फिर उन पर महाभियोग सिद्ध हो जाए और इसलिए उनको पद से हटना पड़ जाए, तो फिर कौन उनका काम करेगा? तो उपराष्ट्रपति करते हैं, लेकिन अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही ना हो तो फिर अ, प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष ये काम करता है, फिर उसके बाद सीनेट का अध्यक्ष ये काम करता है। इस तरह से और भी पदाधिकारियों की लिस्ट है, लेकिन अभी तक ऐसी नौबत नहीं आई है। 16 बार ऐसा हुआ है कि राष्ट्रपति अ, के ना रहने पर उपराष्ट्रपति ने उनका कार्यकाल पूरा किया है। अब राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, तो एकल कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे यहाँ की तरह नहीं राष्ट्रपति अलग और कार्यपालिका का अध्यक्ष है, फिर प्रधानमंत्री भी है। राष्ट्रपति राज्य करता है, शासन नहीं करता। वैसे वहाँ वहाँ का जो राष्ट्रपति है वो राज्य भी करता है और शासन भी करता है। दूसरी बात, राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय प्रशासन का संचालन करता है और इस नाते वो जो भी कानून है उनका क्रियान्वयन करता है और ऐसा करते समय वो इस बात का ध्यान रखता है कि कौन से कानूनों को कड़ाई से लागू किया जाए, किन कानूनों को लागू करने में कम प्रयत्न किए जाएँ और किन कानूनों को लागू ही ना किया जाए। तो ये उसका ही निर्णय होता है। उसके बाद नियुक्त करने और हटाने की शक्ति। तो नियुक्ति संबंधी काफ़ी उसके पास शक्तियाँ हैं। जैसे अपने मंत्रियों की नियुक्ति वो स्वयं करता है, फिर न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, राजनयिकों की नियुक्ति करता है, संघीय क्षेत्र में जो पदाधिकारी हैं उन सबकी नियुक्ति करता है, सेना के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है, यानी काफ़ी जो महत्वपूर्ण पद हैं सभी पर नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन उस पर एक प्रतिबंध है कि उन नियुक्तियों पर उसे सीनेट की स्वीकृति लेना आवश्यक है और किसी राज्य विशेष से संबंधित जब वो नियुक्ति करता है, तो उस राज्य के जो 2 सेनेटर हैं, उनसे भी उसको अ, आदेश प्राप्त करना या उनको भी कॉन्फिडेंस में लेना आवश्यक होता है। ये एक परंपरा है। वैसे संविधान में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये परंपरा है और अगर राष्ट्रपति इस परंपरा का पालन नहीं करता, तो सारी की सारी सीनेट ही उसके द्वारा की गई नियुक्तियों को ठुकरा देती है। तो मंत्रियों की नियुक्ति में वैसे सीनेट हस्तक्षेप नहीं करती है और बाकी जो पद हैं, उन पर वो हस्तक्षेप करती है। पर मंत्रियों की नियुक्ति में भी कभी-कभी वो हस्तक्षेप करती है।
फिर राष्ट्रपति जो है मुख्य राजनयिक या विदेश नीति के प्रवक्ता के रूप में भी काम करता है और अमेरिका के राष्ट्रपतियों के नाम से सिद्धांत बन गए हैं। मुनरो सिद्धांत है, आइजनहावर का सिद्धांत है, ट्रूमैन का सिद्धांत है, ऐसे कई सिद्धांत बन गए हैं। तो विदेश नीति का वो प्रवक्ता होता है, विदेश नीति के विषय में उसका शब्द अंतिम होता है। अ, सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है और इस नाते वो युद्ध की घोषणा कर सकता है। अच्छा, उसके पास आपातकालीन शक्तियाँ भी हैं, लेकिन ये आपातकालीन शक्तियाँ का वर्णन संविधान में तो नहीं है, लेकिन जो 2 महायुद्ध हुए थे, उसमें जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपतियों ने अपनी भूमिका निभाई थी, तो उससे ये लगता है कि वहाँ के जो कांग्रेस है और वहाँ के जो न्यायपालिका है, उन्होंने मौन स्वीकृति दे दी थी कि संकट काल की स्थिति में तो राष्ट्रपति ही सर्वोच्च होता है। अब है विधि निर्माण में राष्ट्रपति की भूमिका। तो विधि निर्माण में के संबंध में भी उसकी भूमिका अहम होती है, हालाँकि वो कार्यपालिका का प्रमुख है, लेकिन वो कांग्रेस को संदेश भेज सकता है और उस संदेश को मानना या ना मानना तो कांग्रेस के हाथ में है, लेकिन वो उस पर विचार तो अवश्य करती ही है। दूसरी बात, विधि निर्माण के विषय में वो सुझाव दे सकता है। विधेयक बना करके नहीं पेश करता, लेकिन सुझाव दे सकता है। वित्तीय मामलों में भी वो मार्गदर्शन दे सकता है, क्योंकि सारे काम तो उसी को करने होते हैं, तो उसको ज़्यादा अनुभव होता है, इसलिए वित्तीय मामलों में भी मार्गदर्शन देता है। कांग्रेस के अधिवेशनों पर वैसे उसका नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन अगर दोनों सदनों में अधिवेशन को स्थगित करने पर मतभेद हो, तो राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है। और विशेष अधिवेशन भी वो बुला सकता है। इसके बाद वो अध्यादेश और आदेश भी जारी कर सकता है। अ, अगर कुछ कानून बनाने की आवश्यकता है और कांग्रेस का अधिवेशन नहीं चल रहा हो, तो वो अध्यादेश जारी कर सकता है। फिर कांग्रेस अगर उसको रद्द कर दे, तो वो रद्द हो जाता है। लेकिन जो कांग्रेस कानून बनाती है, उसमें सिर्फ मोटी-मोटी बातों का ही उल्लेख होता है, छोटी-छोटी बारीकियाँ कार्यपालिका के लिए छोड़ दी जाती हैं। तो जब वो कानूनों को लागू करता है, तो उससे संबंधित वो नियम और उपनियम बनाता है और ये कानूनों की तरह ही लागू होते हैं। अब कानून बनाने के बारे में उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है, वो है निषेधाधिकार और पावर ऑफ वीटो, जो कि 2 प्रकार की है। एक है विलंबकारी निषेधाधिकार और दूसरा है जेबी निषेधाधिकार। विलंबकारी निषेधाधिकार का मतलब ये है कि एक बार अगर उसके पास विधेयक पास होकर के आ जाता है दोनों सदनों से और उस हस्ताक्षर वो नहीं करे और पुनर्विचार के लिए भेज दे, तो दूसरी बार फिर 2/3 बहुमत से अगर वो पास हो जाता है कांग्रेस द्वारा, तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने ही होते हैं और ऐसा बहुत कम होता है। अभी तक सिर्फ 5% बिल ही ऐसे रहे हैं, जो कि राष्ट्रपति ने वापस भेजे और कांग्रेस ने उसको 2/3 बहुमत से पास किया हो। तो ये जो परसेंट है वो बहुत कम है। दूसरी बात है जेबी निषेधाधिकार का मतलब ये है कि राष्ट्रपति 10 दिन के अंदर उसको पुनर्विचार के लिए न भेजे और अपने पास ही रख ले और 10 दिन के अंदर अगर कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त हो जाता है, तो फिर वो बिल पास नहीं होता और अगर 10 दिन से ज़्यादा कांग्रेस का अधिवेशन चल जाता है, तो फिर वो बिल राष्ट्रपति के बिना हस्ताक्षर के भी पास माना जाता है। तो ये जो जेबी निषेधाधिकार है, वो इसलिए रखा गया है कि कांग्रेस अपने अधिवेशन के अंतिम दिनों में जल्दी-जल्दी में विधेयक पास करती है, तो उसको रोकने के लिए राष्ट्रपति के पास ये जेबी निषेधाधिकार है। तो विश्व राजनीति में जो अ, अमेरिका के राष्ट्रपति की जो स्थिति है, उस वजह से उसकी शक्तियाँ जो हैं, वो दिनों-दिन बढ़ती जा रही हैं। अमेरिका जो था 19वीं शताब्दी के अंत तक तो विश्व राजनीति से दूर था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद से उसने विश्व राजनीति में गहरी रुचि लेना शुरू कर दी है और वो ये जो क्रम है, वो अभी तक जारी है। तो इसलिए राष्ट्रपति का पद जो है, वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। फिर अब क्या हो रहा है कि जो राज्य है वो लोक कल्याणकारी हो गया है, इसलिए जो कार्यपालिका का जो आकार है और उसके जो अधिकार हैं वो भी बढ़ गए हैं और इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति के अधिकार भी बढ़ गए हैं और महत्वपूर्ण हो गए हैं। फिर टेक्नोलॉजी के विकास से भी अ, इस बात में अ, वृद्धि हुई है कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ जो हैं वो पहले से अधिक हो गई हैं।
पूरा जो विश्व है, सभी जगह कार्यपालिका के अधिकारों में वृद्धि हुई है, इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति भी अ, उसके भी अधिकारों में वृद्धि हुई है और अमेरिका के राष्ट्रपति के अधिकार अधिक हों, इसके लिए वो अधिक अधिकारों का प्रयोग कर पाता है, इसके लिए एक परिस्थिति ज़िम्मेदार है कि उसका व्यक्तित्व कैसा है। अगर उसका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली है, तो वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, लेकिन अगर उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली नहीं है, तो फिर वो साधारण राष्ट्रपति की तरह ही अपना कार्यकाल पूरा करके जा सकता है। तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति के विषय में चर्चा की गई। धन्यवाद।